नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम क्रैकर में। माय नेम इज़ साहिल ठाकुर और आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम पर लास्ट लेक्चर जो आया था वो कोऑपरेटिव पे आया था कि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव, एक आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो डिटेल में पढ़ेंगे पैक्स के बारे में। पैक्स जो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। पैक्स हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। बाकी डिटेल हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसके बैकग्राउंड जो आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको डिवाइड किया जाता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। अब इसमें जो शॉर्ट टर्म्स लोन प्रोवाइड करेंगे वो इसमें थ्री टायर स्ट्रक्चर है, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसके बारे में डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में काम कैसे करती है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एग्जांपल कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स को डिवाइड किया जाता है कमर्शियल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? इसमें आता है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक में आता है रीजनल रूरल बैंक और लैब, एसएफबी और पेमेंट बैंक। ये सारे किस्म आते हैं, डिफरेंशियल में आते हैं। तो ये टाइप्स आपको पता नहीं चाहिए, ये हम आरबीआई में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, बैंक के हैं दो प्रकार के, एक कमर्शियल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें आता है कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स। जो आज का लेक्चर है वो खाली पैक्स पे है। इससे पहले जो आया था वो कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक की दो प्रकार थी, रूरल कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव, जो हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आरबीआई डिस्कस करेंगे। आरबीआई का क्या रोल है वो ये आपको दिख ही रहा है कि आरबीआई जो है टॉप मोस्ट पे है, ठीक है, और इनको रेगुलेट करने वाला ये बॉडी है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नबार्ड, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो हम तभी डिस्कस करेंगे। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो आज का टॉपिक है पैक्स। तो पैक्स में आपने क्या देखना है, पैक्स में जो है इसकी फुल फॉर्म और ये है क्या, आपको पता चलेगी ये क्या है। एक तो कोऑपरेटिव बैंक को हमने डिवाइड किया था स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर क्या आ गया रूरल कोऑपरेटिव में, स्टेट पे, फिर डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे जो होगा वो कौन होगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जो ये वो क्रेडिट सोसाइटी है जो पैसा देंगे किसको? एग्रीकल्चर वालों को। मोस्टली प्राइमरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा देते हैं। तो पैक्स इज अ बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इट वर्क्स ऑन द ग्रास रूट लेवल, ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे ये काम करते हैं। अब इसका रोल देख लेते हैं कि मैंने बताया कि इनका प्राइमरी जो लैंडिंग होती है, पैसा जो देते हैं ये पैक्स वाले, ये किसको देते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। तो इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स रहेंगी। देखो, इसमें आपने मेन यू याद रखना है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवन टुडे इन रूरल फाइनेंसिंग। अब इसको होता क्या है, इनको रजिस्टर करना। दीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड आल्सो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब ये कहने का कि कोऑपरेटिव बैंक जितने भी है उनको क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। ओके, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ये इधर लिखा है। एक तो आ गया बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। इसके अंडर क्या किया जाता है? इनको रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, आल्सो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। किसके थ्रू? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, क्योंकि पैक्स भी क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, तो इसके कोऑपरेटिव बैंक्स की फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। एक तो पॉइंट आपको पता चाहिए रजिस्टर कहां करना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। और दूसरा आपको बताना चाहिए कि रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई, ठीक है। नबार्ड का रोल भी आएगा, वो हम पढ़ेंगे जब नबार्ड पढ़ेंगे कि नबार्ड का क्या रोल रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इन द अर्बन एरिया आल्सो हैव इंक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द शार्प increase in the number of primary cooperative banks. The cooperative movement was started in India largely with the view of providing agricultural funds for the agriculture operation at a very low rates of interest and protect them from the clutches of money lender. तो इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया था। क्यों कोऑपरेटिव बैंक का आइडिया क्यों था, क्या था? अब देख लेते हैं रोल क्या रहेगा इसका, पैस का जो है उसका रोल क्या रहेगा। पैस को जो है कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को क्या बोलते हैं? एक तो आएगा यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, आपको पढ़ा होगा अपने 1904 एक्ट, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। इसको कॉमनली बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसको बोलते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पैक्स, ठीक है।
अब इसमें कौन कौन मेंबर बन सकता है, क्या रूल रहता है, आपको बताना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए भी कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। तो इसका भी क्या रूल रहेगा कि एटलीस्ट 10 और मोर पर्सन नॉर्मली, और वो भी कहाँ के होने चाहिए, जो विलेज लेवल पे होने चाहिए, वही पैक्स बना सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द ईच शेयर इज जनरली नॉमिनल सो एज टू एनेबल इवन पोरेस्ट फार्मर टू बिकम अ मेंबर। इवन के जो पोर फार्मर रहेगा वो भी इसका मेंबर बन सकता है। ओके, पैक्स ऑक्यूपाई प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्म इट्स बेस। तो मैंने बताया कि स्टेट लेवल, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर आएगा पैक्स विलेज लेवल पे। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे कौन है, पैक्स है, जो एग्रीकल्चर वालों को पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो बेस लेवल पे, विलेज लेवल पे पैक्स ही पाए जाते हैं। ओके, अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज एट ग्रास रूट लेवल of a village or a group of small villages. It is the basic unit which deals with the rural agricultural borrowers, gives those loans and collects repayment of the loans given. Okay, it serves as the final link between the ultimate borrower of one hand and higher financial agency, namely RBI, NABARD on the other hand. ठीक है, कहीं ना कहीं RBI और नबार्ड भी जो है उनका रोल रहेगा इसमें। द वर्किंग कैपिटल ऑफ द पैक्स ड्राइव्ड मेनली फ्रॉम, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल होती है पैक्स की, वो कहाँ से ली जाती है, कहाँ से ये मेनली जो है बारो करते हैं। तो ये करते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, ठीक है, जिसको बोलते हैं DCCB। ठीक है, मैंने बताया ना, स्टेट, DCCB और विलेज। तो कहाँ से लेंगे ये DCCB में, तो सबसे ऊपर पैक्स लेवल पे स्टेट, उसके बाद आ गया DCCB जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और नीचे आ जाएगा लास्ट में पैक्स। ओके, तो कहां से लेंगे बोरिंग, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड द स्मॉल जो प्रोपोर्शन होगा वो इनका अपने फंड भी और डिपॉजिट होंगे, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर वाले मेंबर जो इनके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले मेंबर जुड़े होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, अपना फंड या पैसा भी उसमें डिपॉजिट करेंगे पैक्स में। लेकिन बारो जो है ये कहां से करते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में दिख सकता है, काफ़ी ध्यान से देखना। ठीक है, दैट द पैक्स हैव फेल्ड टू अट्रैक्ट डिपॉजिट is not so much a reflection of low saving habits of the rural population as a reflection of availability of better assets to the rural saver of both rate of return and riskiness. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है, पैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी पॉइंट है साथ के साथ अपने पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पैक्स एक पर्टिकुलरली सिलेबस में लिखा है, तो इसकी फुल डिटेल होनी चाहिए। इस लेक्चर में मैं खाली पैक्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद जितना भी आएगा। फॉर द मेंबरशिप ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मेंबर शुड बिलोंग टू द लोकेटेड एट। पहला पॉइंट है कि मेंबर जो है वो कहाँ का होना चाहिए, विलेज लेवल का। अब बोलोगे सिटी का, तो सिटी का नहीं, विलेज लेवल का मेंबर जो है इसका होना चाहिए। दूसरा जो है इसका वर्क्स ऑफ द पैक्स शुड लिमिटेड टू इट्स विलेज ऑनली, ये भी सेम पॉइंट है। द लाइबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लाइबिलिटी होगी पैक्स की वो क्या होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो पैक्स की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड। पैक्स इज लाइएबल फॉर द डिपॉजिट्स एंड लोन्स ऑन इट्स अकाउंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पैक्स जो लोन प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, खाली इसके जो मेंबर्स होंगे। ठीक है, जो विलेज लेवल पे पैक्स में ये क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें क्या है, जो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, क्रेडिट कोऑपरेटिव एक्चुअल में क्या है, कंसेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर आता है इसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब इसके नीचे कोऑपरेटिव बैंक। अब यही जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको क्या जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें क्या करना पड़ता है, इनको 1949 के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ता है। यही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव बैंक्स बनते हैं। तो हम डिस्कस ही वही कर रहे हैं पैक्स के बारे में। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, वही इनको लोन प्रोवाइड होगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैक्स जो है ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है या फिर शॉर्ट टर्म। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव बैंक्स में, जैसे हमने रूरल कोऑपरेटिव बैंक डिस्कस किया था, उसमें आ गया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे। तो पैक्स जो था वो उसमें हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रोवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ पैक्स जो है उसका क्या फंक्शन है। अब ये क्या फंक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और ये पढ़ लें आराम से। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन अकॉर्डिंग विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा मेंबर का वही देखा जाता है। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड मीडियम टर्म लोन्स, ये इसका फंक्शन है। इट प्रमोट्स सेविंग हैबिट्स अमंग द मेंबर्स। और इसके अलावा मैंने बताया कि पैक्स जो है मोस्टली, जब नाम इसमें लिखा है प्राइमरी एग्रीकल्चर,
तो एग्रीकल्चर वालों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव में पढ़ा था, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, फार्मर को पैसा नहीं मिलता है। जब फार्मर को पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं विलेज लेवल पे जो किसान है उनको क्या करना पड़ता है, यहीं से पैसा लेना पड़ता है और इनके मेंबर बनते हैं ये। अब इनको होता क्या है, इट सप्लाइज एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, सीड्स, इंसेक्ट्स एंड इंप्लीमेंट्स। इट प्रोवाइड्स मार्केटिंग फैसिलिटी फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और बाकी शुगर और केरोसिन ये वगैरह, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट, मेंबरशिप और शेयर कैपिटल कितना होता है, कितने मेंबर इसके होते हैं, ये आपको बताना चाहिए। देखो इसके जो जनरल बॉडी इलेक्ट्स मैनेजिंग कमेटी विच कंसिस्ट ऑफ 5 to 9 मेंबर जो होंगे वो इसके होंगे, ओके। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट भी पैस के लिए, इलेक्ट प्रेसिडेंट भी, सेक्रेटरी भी और ट्रेजर टू लुक आफ्टर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी उनके क्या होंगे, ट्रेजर होंगे, जो पैसा आएगा इनके पास वो उसको संभाल के रखेंगे, सेक्रेटरी होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उनको इलेक्ट करना पड़ता है। और मोस्टली इनके जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 to 9 मेंबर्स जो कमेटी होती है इनकी, ओके। बाकी इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे है, ये सिंपल सी बात है, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मोस्टली आपको सबसे पहले पैस का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक जो है ये एक्चुअली पार्ट किसका है, कोऑपरेटिव बैंक्स का। कोऑपरेटिव बैंक जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आगे, फिर हमने पढ़ा कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आगे। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में 3 प्रकार थे, स्टेट और फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे क्या था, पैक्स था। तो पैक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसके जितना भी फंक्शन है, एक तो आपने देखना है फंक्शन क्या है, ठीक है, रोल क्या है वो आपको बताना चाहिए, और रेगुलेट कौन कर रहा है आपको मैंने बता दिया। रेगुलेट जो है कौन करता है, आरबीआई की रेगुलेशन एक्ट के अंडर ही आता है 1949, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको और मोर क्लियरिटी हो जाएगी जब हम नबार्ड पढ़ेंगे, क्योंकि नबार्ड में भी कहीं ना कहीं इनका रोल आएगा, जितना भी आएगा तो तब हम डिस्कस कर लेंगे कि नबार्ड की लैंडिंग कैसे होती है, ठीक है। अब इसमें एक एमसीक्यू देख लेते हैं। पैक्स एंड इंस्टीट्यूट आर नबार्ड वर्क्स एट द ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है। इन पैक्स ए स्टैंड फॉर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, पैक्स जो है इसमें ए किसके लिए स्टैंड है, एडवाइजरी के लिए, एसेट के लिए, एग्रीकल्चर या एक्रेडिट, तो एग्रीकल्चर के लिए। तो फुल फॉर्म आपको पता नहीं चाहिए, ओके। एक्चुअल में ये नबार्ड का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट था पैक्स के बारे में, जो काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ा। ये जो पॉइंट है ये आपकी स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लिया आपने, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट इधर से भी निकल सकता है, क्योंकि यही पूछेंगे कि रेगुलेशन कैसे करते हैं और बैंकिंग लॉ जो कोऑपरेटिव किस में रजिस्टर होता है। बाकी इसकी डिटेल फर्दर नहीं पढ़नी है कि बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 क्या है, बस इतना पता होना चाहिए कि बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के अंडर रजिस्टर करते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बाकी जो डिटेल डिस्कशन होगी मैं खुद लेक्चर में लाता रहूँगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हम पढ़ेंगे आरबीआई और नबार्ड के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो माय नंबर इज, कॉन्टैक्ट नंबर इज 7006231004। इसमें टेलीग्राम करें, कॉल ना करें। सिर्फ कोऑपरेटिव को लेके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम कर सकते हैं इसी नंबर पे, बाकी कॉल ना करें क्योंकि मैं कॉल उठाऊंगा नहीं। बाकी आप रीजनिंग के जितनी, देखो कोऑपरेटिव सेक्शन 25 से 30 नंबर की रहने वाली है, ओके। और अगर आप इसमें अच्छा कर पाते हैं तो मोस्टली मैं ये बोल देता हूं कि देखो मेरे को एक्सपीरियंस है 3-4 साल का यूपीएससी का। 2018 से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और 2021 चल रहा है, ओके। तो किसी को लगता होगा कि भाई ये कौन पढ़ा रहा है, क्या है, मैंने इंट्रो दिया नहीं था, तो ये इंट्रो दे दिया मैंने आज कि यूपीएससी का ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। यूपीएससी के 2018 से लेके 2021 तक अभी तैयारी चल रही है। प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, वो आपका काम नहीं, मैं तब बताऊंगा जब आईपीएस बन के JNK में आऊँगा, ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।